आप सभी से अनुरोध है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं जिनके माध्यम से हम बनाने जा रहे हैं एक नेशनल नैरेटिव फंड, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे लेखकों को और यूट्यूबर्स इत्यादि को, क्रिएटर्स को हम सहायता भी करेंगे। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज आपको जैसा पता है कि मोदी जी ने 2 भयंकर आक्रमण किए, और 2 भयंकर आक्रमण किए इंडिया अलायंस पर, विशेषकर कांग्रेस पर, और एक था अडानी अंबानी को लेकर और दूसरा था सैम पिट्रोडा को लेकर, क्योंकि सैम पिट्रोडा ने तो आपको पता है कितनी शानदार बात कही है। लेकिन मेरे पास इसका एक एक्सप्लेनेशन है, और यह एक्सप्लेनेशन आप समझ जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि सैम पिट्रोडा को ये कहने का निश्चित रूप से आदेश था, या फिर सैम पिट्रोडा ने इसको डिस्कस करके पूरी तरह से ये तय किया था कि ये कहा जाएगा। लेकिन सैम पिट्रोडा चूँकि वो पूरी तरह से पॉलिटिशियन है नहीं, इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, इसलिए वो कुछ बेसिक मिस्टेक्स कर गए। क्योंकि भैया ये अफ्रीकन वाला, ये जितनी भी बात है, देखिए अगले फेज़ में यानी कि 13 तारीख को साउथ इंडिया से इलेक्शन समाप्त हो रहा था। तेलंगाना और आंध्रा के बाद में फिर कोई साउथ इंडिया में इलेक्शन था नहीं, और थोड़ा बहुत था तो वो था कहाँ पे, वो भी था आपके पश्चिम बंगाल में, जहाँ इनका कोई वजूद नहीं है, और इनका था उड़ीसा में, जहाँ भी इनका वजूद नहीं है। तो इसलिए ये जो पूरा स्टेटमेंट है, इसमें आपको देखें तो इन्होंने ये सोचा था कि इसको कहने से भाई नॉर्थ इंडिया वाले जो हैं वो खुश हो जाएंगे। ये नहीं जानते कि नॉर्थ इंडिया वाले पूरी तरह से राष्ट्रवादी हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन टाइमिंग गलत हो गई। आज सैम पिट्रोडा का इस्तीफ़ा मांगा गया, और इस्तीफ़ा बता रहे हैं कि स्वीकार कर लिया गया। इस सैम पिट्रोडा का इस्तीफ़ा क्यों मांगा गया, क्यों स्वीकार कर लिया गया, यह आप सोचें और समझें। मैं बताता हूँ आपको। तेलंगाना के चुनाव के पहले इनको ये नहीं कहना था। इनको जो ये कहना था वो 13 तारीख के बाद कहना था। चूँकि इन्होंने 13 तारीख से पहले ये कह दिया, और इसको कहने के कारण अन्नामलाई भी फॉर्म में आ गए। अन्नामलाई का चारों तरफ इंटरव्यू हो रहा है। अन्नामलाई अब इसको जाके तेलंगाना और आंध्रा में हाईलाइट करेंगे, विशेषकर तेलंगाना में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं तेलंगाना से, वो ये बता रही हैं कि तेलंगाना में बहुत तगड़ा कॉन्टेस्ट है। तो उस बहुत तगड़े कॉन्टेस्ट में इन्होंने अपनी टांग बगैर मतलब फंसा दी, क्योंकि बजाय 13 तारीख के बाद कहने के ये 13 तारीख के पहले कह गए। मेन इशू है ये। और बाकी जैसा आपने देखा होगा, यदि आपने देखा तो आपको हेमंत बिश्व शर्मा के जो स्टेटमेंट्स हैं वो पता चली गए होंगे, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा तो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमसे बहुत अधिक रुष्ट हैं नॉर्थ ईस्ट वालों से विशेषकर, तो इसलिए हमको चाइनीज़ कह रहा है सैम पिट्रोडा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमको इस तरह से हमेशा ट्रीट ही करता था, पिड्डी का खाया हुआ बिस्किट हमें खाने को देता था। तो ये सब बातें जो हैं ये हमें आश्चर्य की बात नहीं है। हमको ये चाइनीज़ कह रहा है, लेकिन ये जो झूठ बोल रहे हैं कि सैम पिट्रोडा जो है वो हमसे संबंधित नहीं है, सैम पिट्रोडा का कोई रोल नहीं है, हेमंत बिश्व शर्मा ने पूरी पोल खोल दी। और पूरी पोल खोल के ये बता दिया कि सैम पिट्रोडा तो इनका मेन थिंक टैंक है, और ये मेन थिंक टैंक जो है इसको डिप्लॉय किया जा रहा है नॉर्थ वर्सेस साउथ का पूरा नैरेटिव बनाने में। पूरा जो अन्नामलाई ने बोला, जो द्रविडियन नैरेटिव है, वही नैरेटिव सैम पिट्रोडा चला जा रहा है। यानी इनका बेसिक नाम जो है यह है सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई, और वहाँ जाके हो गए सैम पिट्रोडा। तो जिस व्यक्ति को अपने स्वयं के आइडेंटिटी पर ही इतना संदेह हो, उसको हम और क्या कह सकते हैं। जिसको न निज भाषा तथा निज धर्म का अभिमान हो, वो नर नहीं नरपशु निरा और मृतक समान है। तो इनको तो बिल्कुल अपने आप को पूरी तरह से इन्होंने अंग्रेज समझ लिया है। लेकिन भाई
ये बात अब पूछी जा रही है कि सैम पिट्रोडा को सैक क्यों नहीं किया गया। इसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। सैम पिट्रोडा को सैक इसलिए नहीं किया गया कि ये बात जो थी पूरी तरह से एग्रीड थी कि भैया यही करना है। ये स्टेटमेंट जानबूझ के दिया गया, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ हो गई, इसलिए सारा मामला हो गया। नहीं तो इनको ये था कि हम यदि कहेंगे कि साहब जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं वो गोरे हैं और जो पश्चिमी भारत वाले हैं वो अरब जैसे हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन भैया इसको कह के क्या कर रहे थे तुम? राजस्थान और गुजरात के तो चुनाव हो चुके, खाली महाराष्ट्र और गोवा में बाकी है। तो इसको कह के तुम क्या पश्चिमी भारत में क्या करना चाहते थे? या नॉर्थ इंडिया में चाहते थे कि हाँ साहब नॉर्थ इंडिया वालों को हम गोरा कह के और उनसे जो है वो बहुत कुछ फ़ायदा ले लेंगे। लेकिन तुमको ये समझ में नहीं आता सैम पिट्रोडा, सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई कि भारत इस प्रकार का नहीं है। और दूसरी तरफ और भी फंस गया मामला, तो वो जो है मोदी जी ने ऐसी गुगली फेंकी है अडानी अंबानी वाली कि अब पप्पू को समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। अब वो तो ये कह रहा है अच्छा घबरा गए, यही कहता रहता है, बताया आपको कि अच्छा घबरा गए, थर थर काँप रहे हैं। उत्तर नहीं देगा इसका। उत्तर इसलिए नहीं देगा क्योंकि तेलंगाना में ही सरकार आने के बाद में 2 बड़े MOU साइन हुए हैं। आज सभी ने उनका जो फोटोग्राफ है, पिक्चर, वो देखा होगा। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति है मोदी की। और वो रणनीति क्या है? वो रणनीति ये है कि भाई इनको इतना डिफेंसिव कर दो कि ये इन प्रोजेक्ट्स को आगे ना ले जा पाएँ और इनकी फजीहत हो। इससे पूरा का पूरा जो चुनाव है उसमें बढ़त मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी को जो भी सूचनाएं आ रही हैं तेलंगाना से, वो ये कह रही हैं कि ये पूरी तरह से संभव है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट्स कांग्रेस से अधिक आ जाएं। BRS तो एक तरह से समाप्त ही है। BRS तो संभवतः एक भी सीट नहीं ला पाएगी। तो इस समय पूरी की पूरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में है तेलंगाना में कि कौन अधिक सीटें ला सकता है। और कई सीटें ऐसी हैं वहाँ की, जैसे अभी जो सूचना मेरे पास आ रही है उसमें देखिए जो 17 सीटें हैं उनमें से जो पिछली बार इन्होंने जीती थी, नॉर्थ तेलंगाना की जो 6 सीटें हैं, नॉर्थ तेलंगाना में जो 6 सीटें हैं यानी कि आदिलाबाद है, करीमनगर है, पेडपल्ले है और उसके बाद है निज़ामाबाद और ज़ाहिराबाद और मेडक। इन 6 सीटों में 4 सीट जो हैं वो स्पष्टतः आती दिख रही हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। मेडक भी आ रही है। तो जब यह स्थिति हो गई, आदिलाबाद, करीमनगर, निज़ामाबाद और आपकी मेडक सीट, उसके अतिरिक्त शेवल्ला, महबूब नगर यानी जो हैदराबाद के आसपास की जो सीटें हैं, हैदराबाद तो नहीं आएगी, ऐसा फाइट अच्छी होगी लेकिन आएगी नहीं। लेकिन मलकाजगिरी और सिकंदराबाद और शेवल्ला और महबूब नगर, इन 4 सीटों में बहुत अच्छी फाइट दे रही है भारतीय जनता पार्टी और इन 4 में से कम 3 सीट उनकी आने वाली हैं। बस खाली ऐसी 1, 2, 3 सीटें जो अगर मान लीजिए भुवनगिर और खम्मम और महबूबाबाद यहाँ विशेष नहीं है, लेकिन ये जो इशू उठा दिया है और ये अब जो काले अफ्रीकन वाला जो इशू आएगा उसको लेकर सीटें कहाँ तक चली जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की कुछ पता नहीं। मान लीजिए अगर उनकी 8 सीटें आ गईं और कांग्रेस की 7 रह गईं तो फिर क्या होगा? या 8-8 भी हो गई, 17 तो कुल है ना। 1 सीट तो आपको पता है, 1 सीट रिजर्व्ड है MIM के लिए। तो अब ये लड़ाई यहाँ पर पहुँच गई है और ये आप देखेंगे कि इस लड़ाई को और शार्पन किया जाएगा, इस थीम पर अटैक और तगड़ा किया जाएगा मोदी जी द्वारा। तेलंगाना इलेक्शन आज के बाद, मोदी की आज की स्पीच के बाद, ये तेलंगाना इलेक्शन जो है ये पूरी तरह से टर्न हो रहा है
और इसका फ़ायदा जो है वो जगन मोहन भी उठाएगा, क्योंकि जगन मोहन को वाई.एस. शर्मिला से कडप्पा में चैलेंज मिल रहा है और वहाँ पर कांग्रेस को पीछे धकेलने में यह काम आएगा। तो कांग्रेस की थोड़ी बहुत आंध्रा में जो ये उम्मीद थी कि उनका जो 1% का वोट शेयर था वो बढ़ के 3-4% हो जाएगा, वो भी समाप्त हो गया। तो भाई धन्यवाद दें, और ये सारा का सारा धन्यवाद सैम पिट्रोडा को देने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्यक्रम पूरा का पूरा हुआ है, वो उसमें राहुल गांधी का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। कोई ये कहे कि राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तो ये देखिए कि राहुल गांधी की इस स्ट्रैटेजी को फेल कर दिया सैम पिट्रोडा ने, क्योंकि वो मूर्ख है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, उसको पता नहीं है कब बोलना है, वो जल्दी बोल गया, बस इतना सा हुआ। तो अब आप देखिए सारे का सारा मज़ा जो है अब आएगा अगले राउंड में, तो वो आएगा आपको तेलंगाना में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब करावें।